नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है विशिष्ट व्यक्तित्व और आज के कार्यक्रम में हमने यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ साहब को, जो वर्तमान में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं और साथ में आप कला निधि विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और थोड़ी देर में हम आज यहाँ पर प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ साहब को जोड़ देते हैं इस मंच के साथ और उसके बाद हम उनसे आज के इस कार्यक्रम में वार्तालाप शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम इस मंच के साथ उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर जोड़ते हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूं। नमस्कार। नमस्कार रैना जी, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, विशेषकर इस मंच के लिए, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के लिए आप हमारे साथ आप आए। मुझे मालूम है आप बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं, क्योंकि आपको दो कार्यालयों में काम संभालना पड़ रहा है और खास करके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इतनी व्यस्तता रहती है आपको, आपके लिए समय निकालना बहुत कठिन होता है। तो इस तरह से डॉक्टर साहब बस हमने कार्यक्रम आरंभ कर ही लिया था, हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। मैं तुरंत थोड़ा सा बताना चाहूँगा उनके बारे में। सदानंद मिश्र जी हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, आप गुरुग्राम से जुड़ गए। रमेश चंद्र शुक्ल जी उत्तर प्रदेश कानपुर से जुड़ गए। लव कुमार जी जुड़ गए। रेणुलता कौल जी कश्मीर की बहुत बड़ी गायिका हैं, वो लखनऊ से जुड़ गई। विजय संदेश जी, नमिता सिंह जी अहमदाबाद से जुड़ गई। अशोक मिश्री जी जुड़ गए। इस तरह से डॉक्टर साहब बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए। मैं पुनः अपने मित्रों को आपके बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कि आज हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़, जो वर्तमान में निदेशक हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के, और साथ में उनके पास और भी कार्यभार हैं जिनके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। और साथ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जो कला निधि विभाग है उसके आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आपका परिचय है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं बिंदुवार हम आपसे बातचीत में के दौरान उन बातों को यहाँ पर उठाएंगे और उनके बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे संभालते हैं आप वर्तमान में दोनों कार्यालय? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अपने आप में बहुत बड़ा ऑफिस है और बहुत बड़ा कार्य है, साथ में आप इंदिरा गांधी कला केंद्र में भी है, उसके बारे में हमें बता दीजिए डॉक्टर साहब। धन्यवाद रैना साहब, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। डेफिनेटली ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप जैसे स्कॉलर के साथ मेरा एक संवाद हो रहा है। मेरा बचपन से ही एक मल्टीटास्किंग रोल रहा है। शायद ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा मेरी लाइफ में। मैंने कम से कम 8 या 10 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, जहाँ पर मेरे पास 1 या 2 से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना रहीं। तो ये जो मेरा 20-32 साल का कैरियर रहा, वो इसमें इतने सारे मल्टीटास्किंग रोल्स और जॉब्स मैंने किए और एक मल्टीडिसिप्लिनरी और मल्टीटास्किंग रोल। तो ये जो जर्नी मेरी अभी इस समय जो चल रही है, इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कलानिधि विभाग के हेड के साथ साथ मैं एनएसडी का जो डायरेक्टर का चार्ज, इसमें जो बैलेंस बनाने के लिए डेफिनेटली मुझे एनएसडी में कई सारी पोजीशंस को छोड़ना, आईजीएनसी में कई सारी पोजीशंस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब एनएसडी का कहने को तो ये एडिशनल चार्ज है, बट ये एक एडिशनल चार्ज का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ घंटे जाके वहाँ से अपना काम ख़त्म करूँ। उसके लिए मुझे पूरा समय देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ज़्यादातर समय, तो इसमें एक तो मुझे आईजीएनसी में कुछ चीज़ों को अपना रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा, कुछ मुझे अपना पर्सनल टाइम सेक्रीफाई करना पड़ा, जो मेरे अपने फैमिली के लिए टाइम था या जो मेरे अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए। जैसे एग्जांपल, मैं आईजीएनसी में 3 एकेडमिक प्रोग्राम्स चलाता था एज ए प्रोग्राम डायरेक्टर एंड एज ए डीन। तो
वो मुझे डीन से भी छोड़नी हो पड़ी और साथ में मुझे जो 3 एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं वो भी बंद करने पड़े क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं मिलता कि मैं तो एनएसडी को एक पूरा टाइम देने के लिए सिस्टमेटिकली चलाने के लिए एक ज़रूरी है कि मेरे को एक बैलेंस बना के रखूं और जितनी एनएसडी की ज़रूरत है जितने वहाँ के एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत है मैं पूरा समय दे आऊँ और आई एम ग्लैड कि 1 साल से ज़्यादा 1 साल 3 महीने मुझे इस रोल को निभाते हुए हो गई और आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू जस्टिस विद बोथ द इंस्टीट्यूशंस जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको मैंने पूरी तरह ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम मेरे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मेरे जो बॉस हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी उनका बहुत बड़ा समर्थन है शायद अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये रोल नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने मुझे एक पूरी सपोर्ट दी है पूरी फ्रीडम दी है और वो शायद एक किसी भी इंसान के लिए इस तरह की फ्रीडम मिलने से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है तो somehow I'm trying to make a balance and doing my jobs best of my abilities. नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जब जब मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आता हूँ किसी कार्यक्रम में, मैं हमेशा आपको इतना व्यस्त देखता हूँ और हर एक कार्यक्रम में आप उपस्थित रहते हैं और साथ में जितने भी वहाँ का संचालन है, पूरा कार्यक्रम है, उसको आप संभालते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की है, उस पर खैर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने पारिवारिक जो आपकी पृष्ठभूमि रही है, बैकग्राउंड रहा है, वास्तव में कहाँ से हैं आप और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा किन परिस्थितियों में हुई है, और जिस तरह से आपने डॉक्टरेट किया है उसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालिए हमारे मित्रों के लिए। देखिए मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है खैर तहसील में नीम खेड़ा, तो एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर किसान तो थे ही, साथ में वो एक बहुत बड़े जिन्होंने काशी से दीक्षा ली थी, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की होती है उसके एक अच्छे ज्ञाता थे। और परिवार में मेरी 4 बहनें थीं, मैं अकेला बेटा था घर में और मेरी मदर तो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ शिक्षित भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल में नहीं गई। मेरे फादर ज़रूर एक मिडिल क्लास तक उन्होंने एजुकेशन ली थी। तो मेरी जो 8वीं क्लास मिडिल क्लास तक की जो एजुकेशन गांव में एक रूम के स्कूल में हुई। जैसे गांव में उस समय की सिचुएशन थी कि एक छोटा सा स्कूल था, और तो उस स्कूल से मैंने 8वीं पास किया और उसके बाद 9th क्लास में जब मेरे फादर दिल्ली में शिफ्ट हुए, कुछ पारिवारिक ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि उन्होंने दिल्ली में आना पड़ा और मुझे उनके साथ यहाँ रहने का मौका मिला। तो मेरी जो एजुकेशन स्कूलिंग 9th क्लास से आगे वो दिल्ली में हुई। मेरी 12th करने के बाद फिर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। क्या बात। और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी ज्वाइन किया। लेकिन जब मैं एमएससी कर रहा था तो उसी समय जामिया में एक कंप्यूटर साइंस का कोर्स स्टार्ट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो मेरा एडमिशन हो गया। आई वाज द फर्स्ट, बिकॉज टेस्ट वगैरह क्वालिफाई किया तो मेरा एडमिशन वहाँ हो गया। तो देन आई डिड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, समर ट्रेनिंग किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। शाम को हम लोग कॉलेज में आते थे तो उस समय डीटीसी का पास उन्हीं को मिलता था जो एजुकेशन में होते हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि आपका तो कोर्स कंप्यूटर साइंस कंप्लीट हो गया, आपका डीटीसी पास नहीं बन सकता। तो किसी ने कहा कि देखिए यहाँ पर एक कोर्स है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, वो इवनिंग कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पास मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंगली मैंने उसमें एडमिशन लिया, मुझे एडमिशन मिल भी गया और साथ में मेरी जो दोनों कोर्सेज ऑलमोस्ट सेम टाइम कंप्लीट हुए, कंप्यूटर साइंस और ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस।
तो मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ जाऊं, कंप्यूटर साइंस में जाऊं या लाइब्रेरी साइंस में। तो सडनली डेस्टिनी आपको जहां लेके जाती है। मुझे एक आयशर ट्रैक्टर कंपनी आपने देखी होगी, उसमें एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का जॉब मिला जो कि लाइब्रेरी साइंस से ज़्यादा रिलेटेड था। एंड दैट वाज जी। गुड सैलरी एंड गुड पोजीशन थी। और उस समय कंप्यूटर साइंस में इतनी सॉफ्टवेयर में जॉब्स भी नहीं थे। तो वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई जो मेरी एक लाइब्रेरीज की फील्ड में मैं अ, अपना एक करियर बनाता चला गया। उसके बाद मैंने CSIR में काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम किया, हम्म। बहुत बिस्क सिक्योरिटी सर्विसेज में काम किया, IMT गाजियाबाद, MTI, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और उसके बाद जो मेरा कल्चर से जो कनेक्ट हुआ वो हुआ जब 2004 में मैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में ये कलानिधि डिवीजन हेड की पोजीशन पे मेरा सिलेक्शन हुआ। आप तो तो डीन वो बने थे एक तब शायद। नहीं, उस समय मैं डीन नहीं था। उसके बाद फिर मैं 7 साल JNU रहा। JNU से वापस आया तब मुझे डीन बनाया गया, जो डीन की पोजीशन यहाँ क्रिएट की गई। तो वो जी। जो सारे एकेडमिक प्रोग्राम, तो ये जितनी पूरी मेरी जर्नी रही है हर जगह, चाहे वो JNU हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो, IMT हो, TFR हो, हर जगह मेरे पास हमेशा एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही। चाहे वो पब्लिकेशन को लेके, रिसर्च को लेके। और रिसर्च में जब मैं JNU में था तो आई वाज द मेंबर ऑफ ए कमेटी, UGC की MHRD की कमेटी थी जिसने कि रिसर्च में जो प्लेजरिज्म की समस्या है, लोग जो कॉपी पेस्टिंग करते हैं, उसके लोग एक कमेटी बनाई प्लेजरिज्म रेगुलेशन के लिए। एंड आई वाज द हम्म। पर्सन हु वाज द मेंबर ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। उसके साथ साथ मेरा पूरा एक जो जर्नी था डिजिटल आर्काइविंग को लेके, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके, ये सारी जो जहाँ मैं रहा वहाँ के इन्वायरमेंट को मैंने एक अलग से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की और एक नई सोच, नया इनोवेशन लाने की कोशिश की, जिससे कि मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ कि आई वाज एबल टू डेवलप लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट एरियाज। जो कि मेरी क्वालिफिकेशन एक ही थी, लेकिन मेरी जो एक्सपर्टाइज वो डेवलप होती चली गई डिफरेंट फील्ड्स में। चाहे वो JNU हो या IMT गाजियाबाद हो, जहाँ पर आई स्टार्ट ए जनरल इन मैनेजमेंट साइंस। IGNC में तो खैर मेरा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा डिजिटल आर्काइविंग को लेके रहा। JNU में लाइब्रेरी के अलावा और बहुत सारे जो एरियाज थे जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे IT इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो अ, 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 वहाँ पर जो प्लेजरिज्म पॉलिसी बनाना हो या डिजिटाइजेशन रिसोर्सेज का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन JNU में सबने बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये पूरी मेरी लाइफ हमेशा एक मल्टीपल रोल्स, मल्टी डिसिप्लिनरी, और हमेशा मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहा कि मुझे आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, क्या बात है। आई कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। क्या, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो और डॉक्टरेट एक डॉक्टरेट डॉक्टरेट का सब्जेक्ट क्या था आपका, जो बहुत PhD। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हाँ। मैंने एक बुक पढ़ी। हम्म। देयर इज अ बुक बाय माइकल हेमर एंड जेम्स चैम्पी, री इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। क्या बात है। तो उसमें क्या था कि एक कंसेप्ट था कि जो मॉडिफिकेशन हम करते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, वन इज इंक्रीमेंटल, अनदर इज रेडिकल। Incremental is you are something modifying the existing system, but radical redesigning is something that you are starting from the scratch. Instead of modifying the existing system, so, like there are certain जो कहीं पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें हम्म। आपको एक रेडिकल रीडिजाइनिंग। तो ये जो मेरी जो टॉपिक था वो री इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पे मैंने PhD की, बिकॉज आई वॉज इन मैनेजमेंट दैट टाइम। और बिलीव मी, वो मेरी PhD मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि जो वो मैंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस को अप्लाई किया या जो सीखा, वो मेरा जहां भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया, चाहे वो री इंजीनियरिंग ऑफ प्रोसेस हो, री इंजीनियरिंग ऑफ पीपल हो, री इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी हो, उस पर्टिकुलर मेरी लाइफ को एक बहुत बड़ी डायरेक्शन उस PhD ने मुझे दी। सही मायनों में मुझे पता लगा कि रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गया तो मैंने सबसे पहले सारे सिस्टम को स्टडी किया और सोचा यहाँ पर मॉडिफिकेशन होना है, इंक्रीमेंटल होना है, रेडिकल होना है।
क्या और बात। जहाँ इंक्रीमेंटल था वहाँ इंक्रीमेंटल किया, जहाँ रेडिकल था वहाँ रेडिकल किया। और रेडिकल जब मैंने किया तो बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किए, लेकिन उसका जब रिजल्ट आया तो लोगों ने मुझे सर आंखों पे रखा कि यस दिस इज समथिंग। तो वो मेरा पीएचडी का जो मेरा टॉपिक था मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक लैंडमार्क रहा, जिससे क्या मुझे बात। बहुत सारी नई सोच मिली, नए इनोवेशंस मिले सीखने के किस तरीके से, बिकॉज रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ प्रोसेसेस इन ए टाइम बाउंड मैनर, हम्म। इट लीड्स टू समथिंग टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। और आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मेरी जो शुरू हुई आज भी चल रही है। तो मतलब ये यात्रा लगभग आपकी चल रही है। और हम विदेशों की बात तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने अलग अलग कार्यालयों में काम किया है, आपने जेएनयू गए, आपने जैसे उसका जिक्र किया है शुरू शुरू में किस तरह से आपने नौकरी कर ली, और अंततः फिर आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हो गए। तो वहाँ पर क्या लगा आपको, क्योंकि जहाँ से हम जानते हैं अलकाजी साहब से ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक अलग दिशा की तरफ आ गया था उस समय, और चलता रहा, उसकी यात्रा चलती रही। लेकिन वर्तमान में आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में कैसे कहा जाएगा कि प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ साहब का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, उसमें ये उपलब्धियां हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर बनूंगा। ये एक डेस्टिनी मुझे वहाँ लेके गई। ये इसके लिए मैं आई एम ग्रेटफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और पर्टिकुलरली माय बॉस डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे स्पेयर नहीं किया होता और विलिंगनेस नहीं होती या मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो I never even thought of applying to NSD because I never thought of working in an institution like NSD, क्योंकि मेरा अपना एक एरिया ऑफ एक्टिविटीज और डायरेक्शंस अलग थी। फाइनेंशियली आई एम ऑलरेडी इन ए स्केल विच इज हायर देन द पोस्ट ऑफ director of NSD. So I never thought of thinking of positions like this in my life. लेकिन इतना मुझे जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, I can live up to the expectations of the people. That's my always I have a confidence in myself in that. तो जो मेरा 1 साल से ऊपर का जर्नी रहा है इसमें डेफिनेटली एनएसडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और शायद उसने देश को बहुत बड़े आर्टिस्ट दिए हैं। सभी जानते हैं उनके नाम और हम ये सब जानते हैं अलकाजी से लेके अब तक बहुत सारे महान डायरेक्टर्स वहाँ रहे हुए हैं और बहुत कुछ अचीव किया है एनएसडी ने और आज भी अचीव कर रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मेरा एक अपना विजन है, मेरा एक किसी भी सिस्टम में काम करने का हमेशा एक अलग तरीका होता है, क्योंकि सबसे पहले मैं सोचता हूँ इस सिस्टम में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जो अच्छी चीजें हैं वो आगे बढ़े और जहां जरूरत है इम्प्रूवमेंट्स की मैं वहां इम्प्रूवमेंट्स करूँ। मैं कभी भी जो अच्छी पॉलिसीज अच्छी चीजें होती हैं उनमें कभी कोई इंटरफेयर या कोई डिस्टरबेंस नहीं करता हूँ। लेट इट कंटिन्यू, जो अच्छी चीजें हैं वो आगे बढ़े और जहां इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, और मुझे लगा शायद वहाँ जो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी वो थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। वहाँ पर एक जो बहुत सारी चीजों में एक एडोकिस में कि एक डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअलाइज्ड है, उसको डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाए, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे की जाए। और जो चीजें वहाँ रुकी हुई थी, क्योंकि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया 2-3 साल कोविड की वजह से वो इस इंस्टीट्यूट पूरी तरह रुका हुआ था। जी जी तो जी। मेरे जब मैं गया तो एडमिशन प्रोसेस हो चुका था लेकिन अनाउंस नहीं हुआ था। तो विद इन वीक आई अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस और पहले फर्स्ट ईयर के बैच को हमने इमीडिएटली, जो कि 3 साल से नहीं आया था, नहीं आया था। जी जी। फर्स्ट ईयर बैच को इमीडिएटली हमने एडमिट किया। उसके बाद अगर आप जर्नी देखें कि शायद 1 साल में एनएसडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब एकदम से स्ट्रीमलाइन हुई, चाहे वो एकेडमिक प्रोग्राम्स हों, चाहे वो सेंटर्स की एक्टिविटीज़ हों, चाहे थिएटर एंड एजुकेशन प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ हों, चाहे भारत रंग महोत्सव की एक्टिविटीज़ हों, फेस्टिवल्स हों, जश्न बचपन हो, जितने भी फेस्टिवल्स थे लास्ट 1 साल में हर एक्टिविटी हुई है। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी एनएसडी सोसाइटी की कम से कम 9 से 10 मीटिंग्स हुई हैं। क्या हमारी बात। एकेडमिक काउंसिल की
5 या 6 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग को बहुत प्रॉम्प्ट करने की कोशिश की, जो चीज़ें रुकी हुई हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी फैकल्टी पोजीशंस के लिए 2020 में, जो कि उनका स्क्रीनिंग भी नहीं हुआ था, तो वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करके पिछले 1 साल में 4 नए फैकल्टी मेंबर्स अपॉइंट किए गए, परमानेंट फैकल्टी अपॉइंट किए गए। क्या बात। अभी 4-5 कॉन्ट्रैक्ट पे हमने अपॉइंटमेंट किए, जो कि वो पोजीशंस नहीं, स्टूडेंट को ज़्यादा फैसिलिटी देने के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया गया है, और ये सब पिछले 1 साल में ही हुआ है। चीफ ऑफ रेपोर्टरी की पोजीशन खाली थी काफ़ी दिनों से, उसको पोजीशन को इमीडिएटली फिलअप किया गया। लाइब्रेरियन की पोजीशन पिछले बहुत सालों से खाली थी। लाइब्रेरियन क्या, वहाँ लाइब्रेरी स्टाफ ही नहीं था कोई लाइब्रेरी के अंदर, उसकी अपॉइंटमेंट की गई। उसके अलावा जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं उनमें भी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी, सभी एडवर्टाइज हो चुकी हैं, उनको सबसे जल्दी, तो सबसे पहले जो एक टीम है उसको डेवलप करने की कोशिश की है मैंने, कि सभी लोग, क्योंकि जब तक हमारे पास पोजीशंस नहीं होंगी तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोडक्शन हो। आप रेपर्टरी कंपनी को हमने बहुत सारे ट्रैवल कराया है। आप जितने पिछले 8-10 महीने में रेपर्टरी कंपनी के शोज हुए, आप उठा के देखिए, पिछले 5-7 सालों में भी उतने रेपर्टरी कंपनी के शोज नहीं हुए होंगे एनएसडी से बाहर। एक वो बहुत सारा एक मोमेंटम देने की कोशिश की, नए प्रोडक्शंस बढ़ाने की कोशिश की है। उसके साथ-साथ जो एक नया जैसे कि हमारा जो स्ट्रीट थिएटर है वो बहुत ही पुरानी परंपरा है, तो उसको एक कैसे कैसे सोशल इश्यूज से जोड़ा जाए। तो आप देखिए, हमने पिछले साल में साइबर क्राइम के ऊपर 75 नाटक किए, हमने ब्लड डोनेशन के दिन ब्लड डोनर के लिए हमने 75 नाटक किए, और ये हमने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उसके अलावा जो हमारा पीआरएम है उसको हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, हमने अलग से एक आज़ादी सेगमेंट जिसमें 30 आज़ादी के ऊपर नाटकों का मेंशन किया गया। इसके अलावा जो हमने जितने भी हमारे बाकी वर्कशॉप, जितने भी एक्सटेंशन प्रोग्राम थे उसको स्पीड अप किया गया। बहुत सारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमने किए, जिसमें कि गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप भी थे, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी थे। इंटरनेशनल डायरेक्टर को इनवाइट किया प्रोडक्शन करने के लिए, स्टूडेंट प्रोडक्शन के लिए, जो कई सालों से नहीं हो पाया था। तो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक मोमेंटम, सेंटर्स में एक्टिविटीज़ को बढ़ाया गया, सारा एडमिशन प्रोसेस, और अभी नया एडमिशन भी बहुत जल्दी विद इन वीक हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस है वो फाइनल हो चुका है। ये तो दिल्ली की बात हुई, लेकिन जो आपके ब्रांचेस हैं अलग अलग शहरों में, तो उस पर भी विशेष रूप से आपने कुछ केंद्रित किया होगा, कोई ध्यान दिया होगा, क्योंकि वहाँ डेफिनेटली। जी जी जी। जैसे आपको मैं श्रीनगर का एग्जांपल दूं कि हमने एमओयू कई साल पहले हमने एमओयू मतलब साइन किया था इन टर्म्स ऑफ श्रीनगर सेंटर खोलने के लिए, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि वो एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि उसके बाद कोविड शुरू हो गया। तो अभी मार्च के महीने में, वहाँ फरवरी के महीने में मैं वहाँ गया, वो पूरा का पूरा हैंडिंग ओवर हमने लिया, और इमीडिएटली अगले महीने ही हमने एक्टिंग वर्कशॉप शुरू की। और अभी एक बहुत बड़ा हम श्रीनगर में बेथेस्दा ओपेरा, हम लोग एक जो प्रोडक्शन चल रहा है उसको 24 जून को उसका शो होने वाला है श्रीनगर में। तो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हम श्रीनगर में शुरू करने जा रहे हैं। हमने जम्मू में, और ये जो भारत रंग महोत्सव है हमने स्प्रेड करके 15 शहरों में किया लास्ट ईयर। और उसमें सबसे बड़ा अच्छा मॉडल क्या रहा कि हमने कोलैबोरेटिव मॉडल शुरू किए। जगह जगह हमने राज्य सरकारों और जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिश की, जिससे क्या है कि हमारी फाइनेंशियल सेविंग हुई, और दूसरे इंस्टीट्यूशन को हमारे साथ जुड़ने का मौका मिला। अब जैसे बेंगलोर सेंटर है हमारा, वहाँ अभी हम लोग उसकी पूरी बाउंड्री वॉल करा रहे हैं, जिसको कि काफ़ी हमारे पास एरिया है, लेकिन उसमें बहुत सारी हमारे, तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ सेंटर्स में भी शुरू हुई हैं। उनके प्रोग्राम्स तो चल ही रहे हैं, उनके साथ साथ उनके प्रोडक्शन एकेडमिक प्रोग्राम जो हमारे चलते रहते हैं, लेकिन एक स्पीड अप, एक मोमेंटम देने की कोशिश की है। कुछ नए सेंटर्स के प्रपोजल्स भी आए हैं, उन पर भी काम चल रहा है। तो ओवरऑल ये सारा जो जितना भी एक्टिविटीज़ हैं, और इसमें ये नहीं कि ये पूरा का पूरा जो मैं
कंट्रीब्यूशंस जितना भी आपको बता रहा हूँ, कोई ये मेरा कोई अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक टीम है। जो सबसे बड़ा मुझे खुशी ये है कि एनएसडी की जितनी भी फैकल्टी है, जितना भी डिपार्टमेंट्स है, उनके अंदर जो एक लगन है, जो उनके अंदर एक टैलेंट है और जो चाहते हैं कि हम अच्छा करना चाहते हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। और वो सबने मिलके ये जो सारा जोश दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है, आई एम सो ग्रेटफुल कि दे हैव गिवन सो मच सपोर्ट टू मी फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज। मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट सिस्टम में मैं सालों से काम करता हूँ, लेकिन एनएसडी का जो आपको वर्क कल्चर मिलेगा वो एकदम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह मिलेगा। यहाँ लोग रात रात काम करते हैं, सैटरडे संडे किसी के पास छुट्टी तक नहीं मिलती है। वो इतना मेहनत करते हैं सारे के सारे, चाहे वो सेंटर्स हों, चाहे फैकल्टी। संडे सैटरडे आपने कभी देखा है किसी इंस्टीट्यूट में लंच टाइम में फैकल्टी मीटिंग होती हो? टाइम बचाने के लिए लंच टाइम में हम यहाँ पर फैकल्टी मीटिंग होती है। स्टाफ को जो जिस कई 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 महीनों तक उनको कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है। तो जो डेडिकेशन, जो लगन यहाँ के स्टाफ में, और एनएसडी ब्रांड ऐसे ही नहीं बना। यहाँ की जो स्टाफ है, जहाँ की जो फैकल्टी है, वास्तव में वो बहुत डिफरेंट है। कहीं मैंने प्राइवेट में भी काम किया है, मैं आपको कहता हूँ प्राइवेट से भी कहीं ज़्यादा कंड्यूसिव और बहुत ही अप्रिशिएटिव वर्क कल्चर है एनएसडी का। और शायद एनएसडी के काम करने के तरीके से, वर्क कल्चर से लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि यहाँ का जो स्टाफ है, जो लगन है यहाँ पर लोगों के अंदर, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आपने इतना कार्य यहाँ पर उसके बारे में बता दिया, यानी कितना समय आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में देना पड़ता होगा ये तो आप जानते हैं, लेकिन साथ में जो आपको अतिरिक्त कार्य दिया गया है इंदिरा गांधी कला केंद्र में, वहाँ पर आपका कला निधि विभाग है, तो आपको लग रहा है कि आप पूरा जस्टिस कर पाते हैं आप उतना, क्योंकि आपको समय डिवाइड करना पड़ता है डॉक्टर साहब। देखिए, यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट में, आईजीएनसीए में, एक सबसे बड़ी हमारी एसेट क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है। और हमारे यहाँ जो सिस्टम्स हैं वो बहुत, शायद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये बेस्ट वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइजेशन है आईजीएनसीए, जहाँ पर पोजीशंस बहुत क्लियरली स्पेल्ड आउट हैं। और अकेला मेरे ख्याल से आईजीएनसीए है जिसमें कि 9 प्रोफेसर्स की पोजीशंस हैं। तो आप सोचिए एनएसडी में इस लेवल की सिर्फ एक डायरेक्टर की पोजीशन है। इस तरह की आईजीएनसीए में 9 पोजीशंस हैं मेंबर सेक्रेटरी के अलावा। और उसके अलावा डायरेक्टर फाइनेंस है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर हम एनएसडी की बात करें, इवन फाइनेंस ऑफिसर की पोजीशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। तो एनएसडी को के कंपैरिजन में आईजीएनसी एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत डिफरेंट तरीके से हैं। और यहाँ की जो लीडरशिप है वो बहुत ही बड़ी है और कोलैबोरेटिव लीडरशिप है। तो यही रीज़न है कि मैं कुछ चीज़ों को, और जो मेरे पास टीम है वो लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, 30 साल से 25 सालों से काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ। और मेरा, क्योंकि मैं एनएसडी को जितना टाइम देता हूँ उतना आईजीएनसी को नहीं दे पाता हूँ, ये फैक्ट है। मेरा टाइम ज़्यादातर आईजीएनसी में जाता है। और इसके लिए मैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ की जो मेरी अपनी टीम है, जो यहाँ की लीडरशिप है, उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आईजीएनसी को कम टाइम दे के, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान मेरे फैमिली का भी है, क्योंकि मेरा जो पर्सनल टाइम था वो मेरा सारा चला गया, वो बिल्कुल मेरे पास नहीं होता है। दूसरा, जो मेरा एकेडमिक्स, जैसे मैं जो एकेडमिक लेक्चर्स लेता था या जो मेरा वो सब नहीं होता है। तो बट ये कि आई एम प्राउड दैट आई एम वेरी हैप्पी, संतुष्टि है कि मैं एटलीस्ट मैं दोनों पोजीशन से जस्टिस कर पा रहा हूँ, और कहीं पर भी कोई भी काम मैं पेंडिंग नहीं होने दे पा रहा हूँ। मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ हैं, मैं दोनों जगह की प्रायोरिटीज़ को सफ़र नहीं होने देता हूँ। मैं बैलेंस बना के, और शायद ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात भी है कि मैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, डेफिनेटली आईजीएनसीए में कुछ लॉस होगा ही होगा, क्योंकि एनएसडी को ज़्यादा टाइम चाहिए ही चाहिए। एनएसडी में किसी भी चीज़ को मैं, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव हेड हूँ वहाँ पर, तो मुझे हर चीज़ में वहाँ पहुँचना ही, रहना ही पड़ेगा।
लेकिन ये है कि फिर भी कलानिधि की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम्स हैं, आज भी 2 से 3 बुक डिस्कशन हर प्रोग्राम में होते हैं। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रुक रहा है। हमने जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि आई एम इन चार्ज ऑफ द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम और उसका नॉमिनेशन डोजियर अगर जाना है तो जाना है। आई कैन नॉट डिले इट। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें 5-6 डोजियर्स बनाने हैं, तो बनने हैं तो बनने हैं। आई कैन नॉट उसके लिए मुझे अपना कितना भी पर्सनल टाइम सेक्रीफाई करना पड़े मैं करूँगा, बट मैं उस काम को सफ़र नहीं होने दूँगा। जो मेरा कमिटमेंट है, तो इसमें सबसे बड़ा अगर कोई सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो मेरा और मेरे परिवार का हो रहा है। नहीं, वो तो सही कह रहे इंस्टीट्यूशंस हो को आप। दोनों अब आज की इंस्टीट्यू मिसाल लीजिए, आज भी आप ये कार्यक्रम अपने कार्यालय के अपने कक्ष से कर रहे हैं, तो अभी भी पता नहीं कब फ्री होंगे और उसके बाद फिर आप घर पहुंचेंगे, स्वाभाविक है। और अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पर बहुत बातचीत हुई, बस अंतिम बात ये करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो सीधे बच्चों के साथ जुड़ा है, टैलेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वहाँ से पूरा ग्रेजुएशन करके बाहर आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अक्सर ये शिकायत रहती है कि ड्रामा के इतनी 3-4 साल नौकरी ये ट्रेनिंग करने के बाद जो आजीविका है, जो नौकरी है, उस पर उनका ज़्यादा बच्चों का ध्यान जाता है, क्योंकि ड्रामा नाटक वगैरह उतना आपको दे नहीं पाता। ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे बच्चे तो मुंबई की तरफ रुख करते हैं और उनको फिल्मों में एक्सपोजर मिलता है, लेकिन उसमें भी सब कामयाब नहीं होते हैं। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया होगा आपने जो थोड़ा सा इंश्योर करे बच्चों के आगे भविष्य का इसमें? देखिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि थिएटर आज भी हमारे लिए लाइवलीहुड का साधन नहीं है। सभी जितने भी थिएटर आर्टिस्ट निकलते हैं वो अ, या तो थिएटर के साथ-साथ कुछ और काम करते हैं या फिर फ़िल्मों, ओटीटी, टेलीविज़न की तरफ जाते हैं और वो नेचुरल है क्योंकि अ, शायद हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे खोले हैं और एनएसडी से भी हम 1200 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकाल चुके हैं। निकल चुके हैं अभी तक हमारे यहाँ से। तो एक जो इंश्योर्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, थिएटर करने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं? आप अपना ग्रुप क्रिएट करें या फिर आप किसी और ग्रुप में शामिल हों या फिर आपको ऐसी कोई इंस्टीट्यूशंस हो जो कि आपको एश्योर्ड अपॉर्चुनिटीज़ दे जिससे आपकी लाइवलीहुड चल सके। इसमें एक जो मुझे सबसे बड़ा लगा कि शायद थिएटर को बढ़ाने के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए एक तो ज़रूरी है कि राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। एक एनएसडी से पूरा थिएटर या रंगमंच का भला नहीं हो सकता। हमें एनएसडी जैसे कम से कम हर रीजन में एक संस्था ज़रूर चाहिए। उसके बाद दूसरा ये है कि जो भी हम लोग संस्थाएँ खोलें या बनाएँ उनमें रेपर्टरी कंपनी ज़रूर होना चाहिए क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी जो मिलती है और उसमें रीजनल रिपॉजिटरी, रीजनल थिएटर को बढ़ाने के लिए या फिर फोक ट्रेडिशंस को बढ़ाने के लिए या चिल्ड्रन थिएटर को बढ़ाने के लिए आई थिंक बहुत लार्ज स्केल पे हमें रेपर्टरी कंपनी और थिएटर एंड एजुकेशन प्रोग्राम पूरे भारत में फैलाना चाहिए और वो और भी संस्थाएं आए उसमें हमारे साथ जो चाहे राज्य सरकारें हों या फिर जो भी जितनी भी मतलब हमारी ये लोकल बॉडीज हों उनके साथ कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि हमें अगर रंगमंच को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए शायद एक नेशनल थिएटर पॉलिसी की ज़रूरत है। उसमें कहीं न कहीं और एक जो सबसे बड़ी ज़रूरत है रूरल थिएटर जो गाँव में जैसे मुझे याद है कि मैं जब गाँव में पढ़ता था तो हमारे गाँव में एक बच्चों की नाटक मंडली हुआ करती थी। मैं उसका हिस्सा था और हम लोग रेगुलर गाँव में नाटक और कभी जब रामलीला होती तो रामलीला या फिर जब कृष्ण जन्माष्टमी आती थी रासलीला, इस तरह की एक्टिविटीज़ गाँव में और वो अपने गाँव से ही सीमित थी, कोई प्रोफ़ेशनल नहीं थी वो। लेकिन ये था कि हम उससे एंटरटेन करते थे, गाँव वालों को अच्छा लगता था और संसाधन भी गाँव से ही क्रिएट होते थे। तो कहीं न कहीं वो स्वांग, नौटंकी और ये सारी जो चीज़ें हैं वो
ख़त्म सी होती जा रही हैं, तो कहीं न कहीं हमें शायद उस डायरेक्शन में भी काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा मानना ये है कि खाली सरकारों के ऊपर छोड़ देना भी गलत है और खाली स केंद्रीय सरकार को ही कहना कि सब कुछ वो करेगी, ये भी गलत है। शायद हम सबको मिलके राज्य सरकारों को भी समझाना होगा, बताना पड़ेगा कि आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी और उसमें कहीं न कहीं एक हमारा एक जो जॉब अपॉर्च्युनिटी बढ़ाने के 3-4 तरीके हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक तो थिएटर ग्रुप्स को हमें अपॉर्च्युनिटीज़, फैसिलिटीज़ ज़्यादा देनी पड़ेंगी। देनी पड़ेगी जी। ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम हमारे हर शहर में होना चाहिए और वो भी फ्री मिलना चाहिए क्योंकि अगर थिएटर को बढ़ाना है और उनसे कहो कि आप लाख रुपए फीस दे दो, तो वो थिएटर ग्रुप के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी कमाई तो होती नहीं है उसमें। और हमें रेपर्टरी कंपनीज़ बनानी पड़ेंगी, थिएटर एजुकेशन प्रो जितने भी स्कूल बोर्ड्स हैं, उन सबको भी कहीं न कहीं हमें देखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सारी नहीं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद हमें इस डायरेक्शन में शायद एक पॉलिसी की ज़रूरत है कि कहाँ-कहाँ और शायद हमारे जो इतने महान थिएटर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। मैं तो एक जब तक यहाँ पर हूँ, एक मेरा छोटा-सा कंट्रीब्यूशन है कि मैं क्योंकि मैं खुद एक बहुत रंग प्रेमी हूँ, मुझे बहुत बचपन से बहुत लगाव है कला से और ख़ासकर थिएटर से, तो मैं जो अपने लेवल पे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ और करूँगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है लेकिन ये है कि कहीं बड़े स्केल पे सबको बैठ के एक जगह डिस्कस करना चाहिए कि सही मायनों में रंगमंच को कैसे आगे बढ़ाना है नहीं, ये और बिल्कुल सही कहा आपने। एक जन आंदोलन के रूप में हमें इसको लेना है और जब तक कि हम जन-जन तक ये बात नहीं पहुँचाएँगे और थिएटर को, रंगमंच को, इसको इतना सर्वव्यापी नहीं बनाएँगे, तब तक आपने सही कहा कि तब तक ये संभव नहीं है। और ख़ास करके जो आपने एक ज़िक्र किया है कि जो नौटंकी है, जो लोक नाट्य है, उसको भी साथ-साथ में जीवित रखने की हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम उसको संपूर्ण रूप से जन तक जोड़ेंगे और थिएटर से जो एक्टिंग का कोर्स करके या डायरेक्शन का कोर्स करके निकलते हैं उनके लिए रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी, उसमें उसमें कोई शक नहीं है। तो अब डॉक्टर साहब, आपका एक महत्वपूर्ण जो आपके जीवन का पक्ष रहा है वो है आपने 24 देशों की यात्रा की है और मैं बिल्कुल अचंभित रह गया जब मैंने देखा यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, कहाँ-कहाँ नहीं गए हैं आप। तो आपको कुछ प्रोफेशनल असाइनमेंट्स मिले थे। तो क्या क्या उसका कारण क्या रहा? क्यों आपको इतने देशों की यात्रा करनी पड़ी और आपका विशेष योगदान क्या रहा आपका व्यक्तिगत रूप से? एक चीज़ जो मैं बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि ये जो 24 देश तो हैं मगर मेरी जो विदेश की यात्राएँ तो कम से कम 30-35 होंगी क्योंकि कई कंट्रीज़ में मैं कई बार गया हूँ। और ये भी एक बहुत बड़ी नोट करने वाली बात है कि शायद 1 या 2 या 3 कंट्रीज़ को छोड़ के मेरे जितने भी ये विज़िट्स हैं मेरे ख़्याल से सिर्फ़ 1 या 2 बार ही मैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से गया हूँ। बाकी मेरे जितने भी विज़िट हैं, ये वहाँ की सरकारों या वहाँ की संस्थाओं के इन्विटेशन पे मैं गया हूँ। और क्या बात! मेरा जितना भी मेरा शायद 8% 95% से ज़्यादा जो मेरा ट्रैवल हुआ है, वो सब इनवाइटेड रहा है, स्पॉन्सर्ड रहा है। ना तो मैंने अपनी जेब से खर्च किया, ना मेरी किसी संस्था ने इस बारे में कोई खर्च किया। ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। मेरा पहला जो आई वाज़ सेलेक्टेड एज़ अ फुलब्राइट स्कॉलर इन 2003 बाय द यूएस स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला मेरा जो विज़िट था 6 महीने का जो मैं यूएस गया था, जो कि वर्ल्ड टूर के तौर पे एक मुझे ट्रैवल दैट वाज़ टू स्टडी, टू डू द रिसर्च एंड दैट रिसर्च वाज़ ऑन बेसिकली ऑन फ़िल्म आर्काइविंग, हुँ। मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से मेरा प्रोजेक्ट था। तो आई लर्न अबाउट हाउ टू रियली आर्काइव फ़िल्म्स एंड ऑल दोज़ थिंग। उसके बाद जितने भी मेरे विज़िट रहे ज़्यादातर जैसे जर्मनी गया तो वो डिजिटल प्रिजर्वेशन को लेके एक गोथे इंस्टीट्यूट के इनविटेशन पर गया।
अगर मैं कोरिया गया, साउथ कोरिया, तो आई वाज इनवाइटेड एज ए इंटरनेशनल एक्सपर्ट टू सेट अप a center on international center on documentary heritage. I was invited in China for helping them in digitization of Dunong. Dunong एक जैसे हमारे यहाँ अजंता है वैसे ही वहाँ पर दूनोंग करके है, तो उसका जो डिजिटाइजेशन के लिए मुझे इंटरनेशनल एक्सपर्ट के तौर पे बुलाया गया था। क्या बात। इसी तरीके से ताइवान गया, तो ताइवान में वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की जो स्टेट लाइब्रेरी थी ने मुझे इनवाइट किया एक एक्सपर्ट के तौर पे वहाँ पर जो रिसोर्सेज के लिए। इसके अलावा जो यूनेस्को के एज ए, बिकॉज आई एम फॉर्चुनेट टू हैव द representation to UNESCO. I am representing UNESCO in two. UNESCO as an individual expert, I am the member of International Advisory Committee of UNESCO Memory of the World Program. और उसके साथ साथ I am also currently the co-chair of UNESCO Global Task Force on celebrating Decade of Indigenous Languages. तो इन दोनों की कैपेसिटी में मेरा काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल रहा डिफरेंट कंट्रीज को। जैसे ईरान में अगर बुलाया तो उन्होंने वहाँ पर एज ए यूनेस्को एक्सपर्ट, तो बहुत सारे कंट्रीज में एज ए यूनेस्को एक्सपर्ट, चाहे वो भूटान हो, ईरान हो, चाहे वो पनामा हो, या फिर पुर्तगाल हो, या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिसमें कि मुझे यूनेस्को एक्सपर्ट के तौर पे बुलाया गया। अनदर थिंग, आई एम आल्सो द member of one of the board of director of a network digital library of thesis and dissertation. तो मेरे कई सारे invitations और programs, because I have done a lot of work on open access to digital electronic thesis and dissertation, तो उस एरिया में कई सारे मेरे invitation, तो मेरे जितने भी मेरे 100% सारे जितने भी visit हैं, these visits are purely professionals and related to different activities of my organization or my profession, and also to contribute and to share my knowledge and expertise. And I'm a proud Indian in that context कि जहाँ भी गया मैंने वहाँ पर अपने देश का एक हमेशा झंडा ऊपर रखा और प्रूव किया कि हमारे पास जो धरोहर है वो विश्व में सबसे कहीं वास्ट और सबसे कहीं इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बहुत खुशी भी है और अपने आप को मैं फख्र महसूस करता हूँ कि इंटरनेशनली जो मैं देश के लिए कर सकता था, क्योंकि मेरे देश ने बहुत कुछ हमें दिया है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो उसमें ये सारी जो मेरी विजिट्स रही, इसमें कोलैबोरेशन बढ़ा, फिर नेटवर्किंग बढ़ी, एक्सचेंज हुआ, शेयरिंग हुआ, और मुझे अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, अपनी आर्ट को प्रमोट करने का भी मौका मिला ये सारे इंटरनेशनल विजिट के दौरान। वही मैं जानना चाह रहा था, तो आपने इतने देशों की यात्रा की है और खास करके जो सांस्कृतिक यात्राएं थी आपकी, तो आपको क्या लग रहा है कि जो भारत की संस्कृति का पूरा आयाम है, उसको बाहर के देशों में कितना उसको पहचाना गया है, समझा गया है, उस पर्सपेक्टिव में, विश्वव्यापी पर्सपेक्टिव में आपका क्या अनुभव रहा उसका? देखिए, जहाँ भी मैंने कोई प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत अप्रिशिएट हुआ और लोगों ने बहुत लाइक किया। हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत है कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारी, जैसे आप मैन्युस्क्रिप्ट की बात लीजिए, हमारे पास मिनिमम 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट एज एन एस्टीमेट अवेलेबल है, जो पूरे विश्व की जो मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है उससे कहीं ज़्यादा है। और उसमें हमने जो डिजिटाइजेशन किया है, या जो भी हमारे चाहे पेंटिंग्स हों, फोटोग्राफ्स हों, हमारे जो एमिनेंट आर्टिस्ट हों, बहुत कुछ है। तो अगर आप उस सारी जानकारी को प्रेजेंट करते हैं तो लोगों का ऑटोमेटिकली आपके लिए एक रेस्पेक्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसे भी देखा कि कई जगह बड़ी इग्नोरेंस है, लोगों को सही जानकारी नहीं है हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में। मुझे याद है एक बार, जब मैं फुलब्राइट स्कॉलर था, तो वहाँ पर एक डिबेट शुरू हो गया, डाउरी डेथ्स इन इंडिया। तो उनका क्या कहना था कि हिंदुस्तान में औरतों के खिलाफ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता है, औरतों को बड़ा टॉर्चर किया जाता है, उनको जला के मार दिया जाता है। तो इस तरह का डिबेट, और उसमें सारे इंटरनेशनल स्कॉलर्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से आए होते हैं। एंड ऑन दैट प्लेटफॉर्म I defended my
country so strongly because I know हमारे देश में हमारे वैदिक ट्रेडिशन से लेके और आज की समाज तक एक हमारी जो भारतीय नारी है उसका स्थान क्या है, उसकी उसकी हमारी मान्यताएं कहाँ हैं, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में। और मैंने बताया कि जो हमारी जितनी भी देवियां जिनकी हम पूजा करते हैं वो सब नारी के रूप में उनका अवतार हुआ है। तो भारत जितना नारी की इज्जत करता है, जितना सम्मान देता है, मुझे नहीं लगता विश्व में कोई देता है। और मैंने उनको फैक्ट के साथ प्रूव किया। तो वो जो इग्नोरेंस थी, वो जितने भी 15-20 कंट्रीज के स्कॉलर मेरे साथ थे उस ग्रुप में, सबको एक जानने का मौका मिला कि भारत में जो ये और उसके साथ साथ जिस कंट्री ने ये शुरू किया था उसको मैंने उसी के स्टैटिस्टिक्स से प्रूव किया कि देयर आर मोर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन योर कंट्री रेदर देन आवर कंट्री। तो कई बार आपको उस तरह की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इंडियन एम्बेसडर जाते हैं, बन के जाते हैं, कल्चरल एम्बेसडर बन के जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने देश के बारे में जानें, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानें। जैसे कि मुझे याद है एक जगह मैं गया तो वहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी हुई थी, उस एग्जीबिशन में जो भारत की पूरे हर विश्व की हर जगह की जो धरोहर है उसको दर्शाया गया था। लेकिन जो हमारे यहाँ से जिस धरोहर को दर्शाया गया था वो मुझे मैंने उनको बताया कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग वी फील प्राउड ऑफ इट, वी फील प्राउड ऑफ दीज थिंग्स। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि हम किस पर प्राउड महसूस करते हैं, हमारे लिए हमारी बेस्ट धरोहर क्या है। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ जो लोग रहते हैं या जो उनकी जानकारी है उस हिसाब से इग्नोरेंस होती है। तो वो इग्नोरेंस अगर इंटरनेशनली हमें अपने आप को स्टेब्लिश करना है, हमने अगर वास्तव में हमें एक विश्व गुरु बनना है, तो सबसे पहले हमारी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, जो हमारे जो कल्चर एज ए सॉफ्ट पावर है, जो इसको हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ये देश शुरू से लेके अब तक, देखिए यहाँ पर हर साइंटिफिकली आज जो बुक डिस्कशन हुआ कि हमारे देश में जो संगीत है उसकी कितनी वैरायटीज हैं। हमारे यहाँ पूरे दिन को 8 प्रहर में डिवाइड किया गया है। 4 प्रहर सुबह सनराइज से लेके शाम को सनसेट तक, और 4 प्रहर सनसेट से लेके अगले दिन सनराइज तक, और हर प्रहर के लिए अलग राग होता है। वो जो सैकड़ों राग हमारे बीच में हैं, उसकी जो साइंटिफिकली म्यूजिक थेरेपी की हम बात करें, हीलिंग थेरेपी, म्यूजिक एज ए हीलिंग थेरेपी की बात करें, ये जो सारी चीजें, चाहे वो हमारे जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, ये जो सारी हमारी धरोहर है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जिनको कई बार माइथोलॉजी कह के कई बार कुछ लेके लोग मजाक उड़ाते हैं या जो इग्नोर कर देते हैं, उनको फैक्ट्स के साथ ये चीज बताना जरूरी है। और मैं दावा करता हूँ एक बार जो इग्नोरेंसी है, और वो इग्नोरेंसी इसलिए है कि हम बहुत सालों तक उन सब चीजों को सही ढंग से डिफेंड नहीं कर पाए, हमने उनको बहुत एक अच्छा मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया किसी चीज का। इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है वो विश्व की सबसे महान, और हमारा चाहे सिविलाइजेशनल हिस्ट्री हो, कुछ भी उठा के देख लीजिए हमारे पास्ट को, हमें बहुत कुछ प्राउड करने का मौका देता है। लेकिन वो सब हम कब कर पाएंगे? जब हम खुद जानेंगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार में ये सांस्कृतिक परंपरा मुझे सीखने को मिली और मुझे इनकरेजमेंट मिला, और शायद सबसे मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा कि मैंने IGNC ज्वाइन किया। और IGNC आने के बाद मुझे जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, कल्चर, हेरिटेज, मुझे अलग अलग एरियाज में काम करने का मिला। मैन्युस्क्रिप्ट में काम किया या कलाकोश डिवीज़न को हेड किया, बहुत सारी फिल्मों में काम बनाने का मौका मिल रहा है, या जो भी एक्टिविटीज, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग, हर दिन हम जो एक एक्टिविटी करते हैं उस दिन हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। तो जब हम नई चीज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपको हर दिन एक ट्रेनिंग मिलती है, हर दिन आप उसमें कुछ ना कुछ नयापन होता है। तो मेरा मानना ये है कि शायद हमारे हर देशवासी को, क्योंकि हमारे पास कई तरह की, हम कहते हैं आर्ट एजुकेशन, आर्ट्स एंड एजुकेशन, आर्ट एप्रिसिएशन, ये जो 3 एरियाज हैं, इसमें आर्ट एप्रिसिएशन हर हिंदुस्तानी के लिए ज़रूरी है। आर्ट्स एंड एजुकेशन हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को एपिक्स के बारे में नहीं बताएंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है, जस्ट ये 331 वर्जन रामायण विश्व के
पर 20 देशों में जहाँ रामायण का मंचन होता हो, जहाँ पर इतनी सारी परंपरा हो, वो रामायण माइथोलॉजी नहीं हो सकती। वो दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ ट्रू। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने सारे फैक्ट्स हैं, उनको आके रेफर करिए। और हमें किसी दूसरे से सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि हमारे लिए महान कौन है, राम महान है या कौन महान है। वो कौन है हमें सर्टिफिकेट देने वाले? हमें बताना है कि हमारे लिए कौन महान है, कौन नहीं। तो ये जो सारी हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, चाहे हमारे शादी को ले लीजिए, चाहे हमारे बच्चा जन्म होता है उसके संस्कार को ले लीजिए, मुंडन जो को ले लोक लीजिए, लोक हर परंपराएं जो है, लोक जो परंपराएं, रिवाज है। हर जी जी। चीज हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी है। एक जो हम आज विश्व में रो रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, इतनी सारी इकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो हमारा जो इतने हजारों साल का जो डेवलपमेंट था, वो बहुत ही बैलेंस था। उसमें कल्चर, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, सबका एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन था, बहुत बैलेंस था। तो वो शायद इसलिए हमारा कल्चर भी सुरक्षित रहा, हमारे जीव जंतु भी सुरक्षित रहे, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से रहा, क्योंकि साइंटिफिकली हमारी चीज, हर चीज वेल डिफाइंड थी। शायद ये जो हमने जो वर्ल्ड में रेस शुरू करी, जो डेवलपमेंट का नया जो ये अध्याय शुरू हुआ वेस्टर्नाइज मॉडल की, से बहुत कंफर्ट है इसमें। बहुत सारी चीजें हमें बहुत अच्छी और बहुत क्विक सब कुछ मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें वो बैलेंस नहीं है। इसमें वो साइंटिफिक जो सोसाइटी, कल्चर और नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ, सबके साथ जो बैलेंस बनाना चाहिए, वो शायद बैलेंस नहीं है। और उसकी रीजन है कि हमें कंफर्ट तो मिल रहा है, लेकिन साथ के साथ हमें कोविड भी मिल रहा है, कोरोना भी मिल रहा है, और बहुत सारी हम्म। महामारी भी मिल रही है। और हमारा जो डिप्रेशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये है कि शायद हम इतने दूर आ गए हैं, पता नहीं उस वहां वापस जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि हम वापस जा पाएंगे उस एरा में, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा में बहुत बड़ा, हम एक डेवलप्ड कंट्री से, आज हम डेवलप्ड कंट्री बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जमाना था हम खुद डेवलप्ड कंट्रीज थे, लोग हमसे सीखते थे। तो वो उस एरा में जाने के लिए हमें शायद कहीं ना कहीं फिर हमारी अपनी जो सांस्कृतिक परंपराएं, उसमें वापस लौटना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। और विश्व को ब्लाइंडली कॉपी ना करके हमें अपने डेवलपमेंट को अपने हिसाब से करना होगा। ये बहुत सारगर्भित बातें आपने कही, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है इस पर। क्योंकि आप कला निधि संकाय भी देखते हैं राष्ट्रीय कला केंद्र में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, तो आए दिन मैं देखता रहता हूं कि आपके कई इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशेष योजनाएं आप डेवलप कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, जो अब अभी अभी आपने जो कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, उनको दूर करने के लिए वो प्रयास होते रहते होंगे। डेफिनेटली, देखिए, अगर आप आईजीएनसी की बात करें तो आईजीएनसी आज की डेट में शायद हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का एक सबसे प्रीमियर कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। आपको पता होगा कि हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर जसदानंद जोशी जी हैं, उनकी डायरेक्शन में जो अभी नया हमारा पार्लियामेंट बन रहा है, उस नए पार्लियामेंट का पूरा आर्ट वर्क जितना भी है, उसका कंसेप्चुलाइजेशन, उसका डिजाइन, उसका एग्जीक्यूशन, सब कुछ आईजीएनसीए ने किया है। जो फर्स्ट फेज अभी खत्म हुआ है, अभी सेकंड फेज शुरू होने वाला है। उसके अलावा मेरा गांव मेरा धरोहर के नाम से कल्चर मैपिंग का एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि भारत के गांव तक जाकर आर्टिस्ट का हम मैपिंग कर रहे हैं, उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, उनकी आर्ट को मैपिंग किए कनेक्ट किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नाम से हमारा एक सेंटर है जो लाल किले में बना है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर हम 46 लाख मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी कैटलॉग कर चुके हैं। 6 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइज हो चुकी हैं। हमारे पास भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा कल्चरल हेरिटेज धरोहर है। ये जो कलानिधि डिवीजन में हेड करता हूँ, और हमारे जो कलानिधि के डिपार्टमेंट है, जो रेफरेंस लाइब्रेरी है, उसमें हमारे पास 24 पर्सनल कलेक्शन है, जिसमें कि बड़े एमिनेंट स्कॉलर्स, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, नामवर क्या बात है। सिंह, डॉक्टर कपिला बास्यान, रामविलास शर्मा, और हमारे पास ऐसे इवन श्याम बेनेगल ने अपना कलेक्शन दिया है यहाँ पर।
ये जो कलेक्शंस हैं ये एक यूनिक पर्सनल लाइब्रेरीज हैं स्कॉलर्स की, तो उनकी हम उनके इंटेलेक्चुअल कलेक्शंस को हम प्रिजर्व करके उनकी मेमोरीज को प्रिजर्व कर रहे हैं। हमारे पास कल्चरल आर्काइव है जिसमें 45 पर्सनल कलेक्शंस है। हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा ऐसी स्लाइड्स और डिजिटाइज की हुई हैं जिसमें आप एक स्टोरी बुक लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो माइक्रोफिल्म कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट का, वो हमने 100 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज की माइक्रोफिल्म को डिजिटाइज करके यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरा, जो यूनेस्को का नोडल सेंटर है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम का, जिसको कि मैं सुपरवाइज करता हूँ, जी इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेजेस को लेके हमने एक नई दिशा और नई डायरेक्शन शुरू की है। क्या बात। अभी एक बहुत जल्दी एक फिल्म हम लोग रिलीज करेंगे, काम चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, कि डायलेक्ट्स इन डिक्लाइंस करके उसमें किस तरीके से हमारी जो भाषाएं लुप्त हो रही हैं, उनके क्या कारण हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो उसके ऊपर भी हम कई सारे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। हमने इवन हीलिंग प्रैक्टिसेस को लेके हमने नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स में जो हीलर्स हैं, कई बार हम उनको नीम हकीम करके इग्नोर कर देते हैं। हमने उनका सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन कराया है एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ मिलके। तो उसका एक हमें डेटा तैयार हो रहा है, उसका एक पब्लिकेशन आएगा कि किस तरीके से हीलर्स रहते हैं और उनकी क्या-क्या समस्या हैं और उनको क्या रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, क्या सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उनके बारे में काम की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ-साथ हमारे पास अगर आप आज़ादी के अमृत महोत्सव में देखें तो शायद सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की रही, वो एजेंसी की रही सारे प्रोग्राम्स को लेके। आप यहाँ पर हर दिन एक प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, हर एक्टिविटी, बुक लॉन्चेस, शायद हम जितना पूरे साल में जितने बुक लॉन्चेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन मिलके उतना प्रोग्राम नहीं करते होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो बुक लॉन्चेस होते हैं खाली रिलीज नहीं होता, इसमें एक डिस्कशन होता है, जैसे आज का डिस्कशन है, जहाँ पर अगर हम ये रागास की बात कर रहे हैं तो उसमें पंडित साजन मिश्रा और डॉक्टर सोनल मान सिंह जैसी महान हस्तियां बता रही हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आके कि ऑथर ने जो लिखा है उसके अलावा क्या क्या हो सकता है। क्या तो एक बात। जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एजेंसी में होता है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा बहुत सारे कंट्रीज के साथ एमओयूज हैं, फिर जितनी एग्जीबिशंस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, मतलब एजेंसी दिल्ली में नहीं 10 रीजनल सेंटर्स हैं, उसमें इस तरह की एक्टिविटीज बहुत होती हैं। उसके साथ साथ जो हमारा एकेडमिक प्रोग्राम्स है, हमारे 9 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, 5 सर्टिफिकेट कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं जो प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं आने वाली नई पीढ़ी के लिए। जैसे हमारे पास एक कोर्स है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी, क्या उसमें बात। भारत की जो एंशियंट स्क्रिप्ट हैं, पाली, प्रकृति, शारदा, तिगड़ी, मोडी, ग्रंथ, नंदी नागरी, इन सबको हम सिखा रहे हैं नई जनरेशन को। हम नई जनरेशन तैयार कर रहे हैं स्कॉलर्स की, जो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ सके, जो एक उसके अंदर होती हैं, जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में होती हैं, जिसको कि मैं और आप नहीं पढ़ सकते, उसका डिसाइफर होना है, ट्रांसलेशन होना है, वो बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। इसके साथ साथ जो हम बहुत सारे पब्लिकेशंस, हमारे हज़ारों हमारी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। अभी जैसे मेरी खुद की बुक है एक भारतीय भाषाओं को लेके जो आई है अभी वही मैं उस हाँ, पर जानना चाह हम रहा एक था। जी जी। हाँ, तो उसके अलावा अभी 2 पब्लिकेशन हमारे बहुत जल्दी आने वाले हैं। जो एक मेरा खुद का पब्लिकेशन है, मैपिंग ऑफ आर्काइव्स इन इंडिया, दूसरा डायरेक्टरी ऑफ म्यूजियम्स इन इंडिया, हमारा एक पब्लिकेशन आने वाला है। इसके अलावा और बाकी डिविजन्स हमारे यहाँ जो एकेडमिक डिविजन्स हैं, हर दिन उनकी ना कोई प्रोग्राम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस को लेके, इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेके इतना बड़ा यहाँ पर रिसर्च हो रहा है। हमारी वैदिक हेरिटेज पोर्टल जो विश्व की सबसे बड़ा वैदिक हेरिटेज रिसोर्स बनने जा रही है, वो हमारे लिए एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। इसके साथ साथ हमारा एक नेशनल ऑडियो वीडियो कल्चरल आर्काइव है, जिसमें कि 30,000 घंटे से ज़्यादा की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग फ्री अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। क्या बात। उसमें बहुत सारी आपको रेयर क्लिपिंग्स मिलेंगी। इसके साथ साथ हम लोग जितनी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं हमारे
वो कोलैबोरेटिव में हम आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए, आर्ट क्राफ्ट को वर्कशॉप लगाने के लिए हम प्रमोट करते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखा जाए आईजीएनसीए जितना काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारत की संस्था आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में इतनी नहीं नहीं, बात तो सही कही एक्टिवेट आपने, बहुत और महत्वपूर्ण इसमें कार्य आपका। जी हाँ सर, जी सर। और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है कि जो आज की हमारी लीडरशिप है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं राम बहादुर राय जी और मैं सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, बहुत विजनरी हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि अब मैंने बताया कि जब तक एक टीम काम नहीं करती है कुछ सक्सेस नहीं मिलती है, ये सब टीम वर्क है। तो बिल्कुल आप सही कह डेफिनेटली रहे हैं, क्योंकि जी सर, तो ये काम तो टीम वर्क ही होता है, उसके बगैर एक अकेला व्यक्ति थोड़ी कर सकता है ये। और ये देखते हुए मैं अभी सोच रहा था कि 24 घंटे में आप परिवार में कितना समय दे पाते होंगे। मुझे नहीं लग रहा 5-6 घंटे से ज्यादा आप परिवार में टिकते होंगे, क्योंकि आपके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने काम हैं। वहां से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ से कला निधि केंद्र, मतलब बहुत बहुत कार्य आपको करना पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, किसी देश का, इतने बड़े देश का जो बुनियाद जो उसकी होती है, जो नींव होती है, वो उसकी संस्कृति होती है। और हमारे देश में विविध संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं। इनको संजो के रखना, इनको सुरक्षित रखना और इनका संरक्षण करना अपने आप में डॉक्टर साहब बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपको और कुछ लग रहा है कि जो इस कार्य से जुड़ा आप और कुछ कहना चाहते हैं जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा? देखिए मैं जो अ, चाहता हूँ, जो मेरे दिल की बात है, जो हर भारतीय तक जैसे दो संस्थाएं इस समय हैं जिनमें मैं काम करता हूँ, आईजीएनसी और एनएसडी। शायद कहीं न कहीं आर्टिस्ट को लेके मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो है कि हमारे आर्टिस्ट को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। और शायद उसमें होता क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस पब्लिक क्राइसिस नहीं होते ना, उसकी कोई सुनता नहीं है। और ऐसे माइंडसेट हैं कि आर्ट के बगैर हमारा गुजारा चल सकता है, इसलिए कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए हमारे यहाँ इस देश में स्पोर्ट्स के लिए भी रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स बढ़ाइए, मैं बिल्कुल आई आई सपोर्ट इट। बट आर्टिस्ट के लिए किसी भी तरह का इस तरह का, अब जब कोविड हुआ सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट ने सफ़र किया। हमारे पास कोई कोविड फंड नहीं था, कोई पेंडेमिक इस तरह की फंडिंग नहीं है जो हम उन बेचारों को मदद कर सकें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो देवर हैंड टू माउथ और कोई रोजगार के साधन नहीं थे। तो कहीं ना कहीं शायद, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, आर्ट आर्ट है। और आर्ट में सारी फील्ड में सिचुएशन एक जैसी है। एक आर्टिस्ट के तौर पे, चाहे वो आप डांसर हो, चाहे म्यूजिक कंपोजर हो, म्यूजिशियन हो, या फिर आप, अगर हम फिल्मों को अलग कर दें, ओटीटी को अलग कर दें, अगर हम हम्म। एज ए इंडिविजुअल आर्ट परफॉर्मर के तौर पे देखें, तो परफॉर्मिंग आर्ट क्या दूसरी जो फॉर्म है, चाहे विजुअल आर्ट हो या कुछ हो, उस सब में एक शायद एक पब्लिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शायद हमें अपना परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोग 500 रुपए की फ़िल्म टिकट लेने में हेजिटेट नहीं करते, लेकिन 100 रुपए का थिएटर में जाने के लिए हम हाँ, अ, इस बात पर मैं सोचते आना हैं। चाह रहा था, आपने छेड़ बहुत तो बहुत ये महत्व। जो हम लोग एक किताब खरीदने में हम बहुत हेजिटेट करते हैं, हम्म। जबकि हम पिज़्ज़ा हट में जाके 500 रुपए का पिज़्ज़ा खाने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं होता है। कोई परहेज तो नहीं कहीं होता, न हाँ कहीं, बहुत। तो एक तो ये सोच की बहुत ज़रूरत है। दूसरी क्या है कि आज अगर मैं सांस्कृतिक परंपराओं इसको जानता हूँ, तो वो मेरे परिवार की देन है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से इसकी तरफ अट्रैक्ट किया। शायद आज की जो जनरेशन है, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। उनको अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में देना चाहिए। और हम बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते कि आज की जनरेशन ये नहीं जानती, वो नहीं जानती। अगर वो नहीं जानती, उसके ज़िम्मेदार हम हैं, वो नहीं, क्योंकि हमने अपना रोल अच्छी तरह नहीं निभाया। तो दूसरी चीज़ जो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़रूर अपने रूट से कनेक्ट करिए, अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से। उनका मज़ाक मत उड़ाइए।
अगर घर में पूजा हो रही है, आस्था है, तो वो एक कोई अंधविश्वास नहीं है। वो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में जो जुड़ी हुई चीजें हैं, उससे हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। आज भी मैं जिस इष्ट देवता को मानता हूँ, जिस मंदिर में मैं जाता हूँ, आज भी जहाँ मैं जाके बैठता हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता हूँ, परेशान होता हूँ, वहाँ जाके बैठता हूँ, मुझे मेरी सारी समस्याओं की सॉल्यूशन मिल जाती है, हल मिल क्या बात। जाता है। जी जी। ये मेरा विश्वास है। क्यों क्यों है कि मैं विश्वास करता हूँ। तो विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति और ताकत होती है। हम सब जानते हैं कि ये चाहे वो शादी विवाह में हमारे जो आजकल आपको कहाँ मिलेंगे वो जो लेडीज संगीत है जो शादी ब्याहों में गाया जाता है, क्या इतने बात है, बहुत लुभावने सारे बहुत अच्छी लोकगीत हैं, बात वो छेड़ी कहाँ आपने। कहाँ जी। जाए, कहाँ नहीं है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग। हम शायद सोच नहीं रहे कि ये हम तरस जाएंगे किसी जमाने में कि वो आज देखिए आप, मुझे याद है मैं यूएस में जब कई लोगों से पूछता था कि हाउ इज द रूरल एरिया इन दिस पर्टिकुलर सिटी और नियर बाई, तो अगर मैं 50-100 किलोमीटर कहीं गया भी उसको गांव के तौर पे, लेकिन वो गांव लगा ही नहीं मुझे। वो सिटी में और गांव में कोई फर्क नजर नहीं आया, गांव मिला ही अभी नहीं भी आपको। मिला ही नहीं वहां पर। तो आज कम से कम हमारे पास वो गांव तो है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद हमारे समाज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है, कुछ जी समय जी देने की जरूरत है। और शायद एक जो वर्क कल्चर हमारा जी होता जी जा रहा है कि चलो जी ठीक है, कभी कई मेरी जैसी पोजीशन से कुछ में हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन एक जो ओवरऑल वर्क कल्चर हो जा रहा है कि जो हमारी यंग जनरेशन 12-14 घंटे काम करती है, उसके पास जी। ना तो परिवार के लिए समय होता है ना किसी के लिए। ये मेरा तो इस अब आके ये सारी हालत हो रही है, लेकिन आज की जनरेशन 18-20 साल 25 साल में जब जॉब शुरू करती है उसकी जी हालत तो जी। अभी भी से 12-14-16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं और उनका एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है। तो वो बाकी चीजों के लिए टाइम उनके पास हो ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं चलिए सकते, तो वो भी डॉक्टर साहब, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा कहा आपने। और समय लगभग अब 1 घंटा 10 मिनट होने को है। और आपका फ्रेम डॉक्टर साहब थोड़ा सा फ्रीज हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब के कुछ परेशानी होगी उस साइड में। और इस तरह से अभी हम डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ साहब से बात कर रहे थे, जो वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हैं, और साथ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो कला निधि विभाग है उसके अध्यक्ष हैं। इनका जो कार्यकलाप है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, और साथ में जो उनका व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों का विदेश में वहाँ की यात्रा की है, वहाँ से बहुत अनुभव किया, और खास करके जहाँ तक सांस्कृतिक पक्ष का प्रश्न है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही व्याख्या के साथ, बहुत ही विस्तार से कहा कि हमें अपने रूट्स के साथ, अपनी जड़ों के साथ किस तरह से जुड़े रहना चाहिए। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वे आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए, और हमने उनसे ये आज मुलाकात की। और इस बीच में जो मित्र हमारे साथ आज जुड़े थे इतनी देर के लिए, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वे इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे। और इस तरह से अभी आज का हमारा ये आज का कार्यक्रम जो उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आप देख रहे थे, यहीं पर मुझे अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए।